हर माता पिता की तरह पूनम के माता पिता का भी सपना था कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करे, लेकिन फिर भी उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। सीधी सरल स्वभाव की पूनम के लिए रिश्तों की कोई कमी तो नहीं थी, पर समस्या ये थी कि जब भी उसके रिश्ते की बात चलती और बात पक्की होने लगती, तो अचानक से उसकी हालत अजीब से हो जाती। हाथ पैर ठंडे पड़ जाते, शरीर कांपने लगता। सब पूछने की कोशिश करते, पर पूनम कुछ नहीं बता पाती। शुरू शुरू में पूनम की ये दौरा पड़ने वाली बात को सबसे छिपा रखा था। इस कारण रिश्ते आते रहे, पर धीरे धीरे ये बात रिश्तेदार और फिर समाज वालों को भी पता चल गई। तो लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई पूनम से हम दर्जी दिखाने के साथ उसे बाबा और तांत्रिकों के पास ले जाने की सलाह देता, तो कोई डॉक्टर को दिखाने की बात करता। एक दिन पूनम की मौसी ने उसकी मम्मी से कहा, दीदी मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। आप चाहे मानो या ना मानो, मुझे तो लगता है कि लड़की किसी दूसरे लड़के से शादी करना चाहती है और शर्म के मारे सबके सामने मुंह नहीं खोल पा रही है। नहीं तो ऐसा क्या हो गया कि इतने अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते ठुकरा रही है। अरे जीजी, ये यहाँ जहाँ कहेगी हम इसका रिश्ता वहीं कर देंगे। कम से कम इस आए दिन की परेशानी से तो बचे। पूनम की माँ सविता ने कहा। तभी कहा पूनम भी आ गई, तो पूनम की मौसी ने बातों ही बातों में उससे पूछना चाह कि बेटा, अगर तुम किसी दूसरे लड़के को पसंद करती हो तो हम तेरी शादी वहीं कर देंगे, लेकिन तुम कुछ बता तो सही। ये सुनते ही पूनम चिल्लाते हुए बोली, मौसी जी आपने ऐसा सोचा भी कैसे? क्या मैं आपको ऐसी लगती हूँ कि मैं आवारागर्दी में घूम रही हूँ? नहीं बेटा, प्यार करना कोई गुनाह या अपराध नहीं है। हम सब तो बस तेरे मन की बात जानकर तेरी मदद करना चाहते हैं और तेरा घर बसाना चाहते हैं। पूनम की मौसी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, तो पूनम ने भी थोड़ी शांत से होते हुए बोली, क्या कहूँ मौसी जी, मैं तो खुद ही हैरान हूँ कि रिश्ते की बात चलते ही ना जाने मुझे क्या हो जाता है। बस से ये समझ लीजिए कि मुझे शादी के नाम से नफरत है। मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगी। पूनम सर झुकाए बस कहते जा रही थी और फिर सच में वो 21 से 25 साल की हो गई, पर उसने शादी के लिए हाँ नहीं कही। कई बार पूनम को शादी की अहमियत का एहसास भी होता कि जब माता पिता नहीं रहेंगे, भाई शादी के बाद अपने परिवार में व्यस्त हो जाएंगे, तो उसे कौन सहारा देगा। उसे भी शादी करके घर बसा लेना चाहिए। उसकी सभी सहेलियों की शादी हो चुकी थी। अब इतने लंबे समय के बाद उसके लिए इतना अच्छा रिश्ता आया था। सबको यही उम्मीद थी कि अब इतना समय गुजारने के बाद वो समझदार हो गई होगी और सोच समझ के फैसला लेगी। पर रिश्ते का नाम सुनते ही पूनम को फिर से दौरा पड़ गया। पूनम के पिता महेश जी उसके पास में सर झुकाए बैठे सोच रहे थे कि आखिर क्या हुआ, क्या दुख है मेरी बेटी को। कोई कमी नहीं, सब लोग उसे इतना प्यार करते हैं, फिर कौन सा दुख है जो इसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। पर पूनम के होठों पर आई उसकी फीकी मुस्कान का राज कोई नहीं समझ सका, जिसने उसके अस्तित्व को ही टुकड़े टुकड़े कर दिया था। बिस्तर पर लेटी पूनम आंखें बंद किए अपने अतीत में गुम हो गई। एक दिन वो रसोई में भी थी, तभी उसका अपने भाई मनीष की आवाज़ पर ध्यान गया। मनीष ने गुस्से में पहले गमले को ठोकर मारी, फिर अंदर जाकर माँ से कहा, मम्मी आप पापा को समझा दीजिए, उन्हें कुछ तो सोचना चाहिए कि वो कहाँ और किसके सामने बोल रहे हैं। हमें कहीं भी डांटना गाली देना शुरू कर देते हैं। हमारी इज्जत का उन्हें ज़रा भी ध्यान नहीं है। अब हम बच्चे तो नहीं रहे। न तो पूनम की माँ सविता जी बाहर निकली और न अपने बेटे मनीष को समझाते हुए बोली, मनीष बेटा, मैं तुम्हारे पापा से बात करूँगी कि वो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन बेटा, तुम ये तो जानते ही हो कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारा हर इच्छा भी पूरा करते हैं। अब गुस्सा आता है तो वो खुद को रोक नहीं पाते। यही थोड़ी कमी है उनमें कि ज़रा ज़रा सी
बात पर गुस्सा करना उनकी आदत बन गई। पर तुम उसे दिल पर मत लगाया करो। रहने दो माँ, पापा को हमारी फिक्र ही नहीं है। कहाँ है, कभी भी कहीं भी हमारी बेइज्जती कर देते हैं। तब ये कौन देख रहा है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। लोग तो हमारा मजाक ही बनाते हैं। मनीष गुस्से में बोलते जा रहा था तो सविता जी वहीं अपना माथा पकड़ कर बैठ गई। मैं क्या करूं, तुम लोग मुझे सुना कर चले जाते हो, पर मैं किसे कहूं। ये सब है, अब तुम क्या जानो। अगर तुम्हारे पिता के पास कड़वे बोल न होते तो दुख की बात का था। मुझे उनकी जुबान ने जो मेरे दिल पर घाव लगा रखे हैं वो अभी तक भरे कहाँ है। और अब तुम लोग भी उनका निशान ना बनाने लगे हो। मैं तो पराई थी, उनका साथ निभाना था, इसीलिए तो वो सब झेल गई। पर तुम तो हमारे बुढ़ापे की लाठी हो। तुम्हारा साथ छूट गया तो हमारा बुढ़ापा काटना मुश्किल हो जाएगा। पर काश ये बात मैं उनसे समझा पाती। तभी पर्दे के पीछे डरी सहमी खड़ी पूनम ने धड़कते दिल से माँ से पूछा, माँ क्या हुआ, मनीष भैया को गुस्सा क्यों आ रहा था। नहीं पूनम, कोई बात नहीं है। तुम्हारे पापा ने उसे डांट दिया था ना, इसीलिए कुछ नाराज था वो। अच्छा माँ, लेकिन आप पापा से कुछ मत कहना, नहीं तो वो बेकार में झगड़ा शुरू हो जाएगा। डर से पीली पड़ी पूनम ने धीरे धीरे से कहा। तो पहले से ही भारी बैठी पूनम की माँ सविता जी ने कहा, यदि मैं उनसे बात नहीं करूँगी तो जवान बेटों को भी गवा बैठूंगी। आखिर क्या कर लेंगे तेरे पिताजी, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार डालेंगे। न देखूंगी मैं भी। पर आज तो फैसला होने ही दे बेटी, उन्हें सुधारना ही पड़ेगा। सविता जी जब से शादी कर इस घर में आई थी तब से ही उसने सुख महसूस नहीं किया था। वैसे तो घर में पैसे की कमी नहीं थी और न उसके पति महेश जी का चरित्र खराब था। बस कमी थी तो यही कि महेश जी की जुबान पर उनका नियंत्रण नहीं था। जरा जरा सी बात पर टोकना और गुस्सा करना उनकी सबसे बड़ी कमी थी। और इसी कमी से सविता जी को मानसिक रूप से बीमार कर दिया था। पर वो तो ये सह नहीं गई थी। लेकिन अब बच्चे भी अपने पिता की तानाशाही से शिकार होने लगे थे। यदि बच्चों को बाहर खेलने में देरी हो जाती तो महेश जी वहीं से गालियां देते और पीटते घर लाते। उनके पढ़ने के समय कोई मेहमान आ जाता तो सबके एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा देते। बच्चों को बाहर घूमते देखते तो कहते, इधर उधर घूमकर समय बर्बाद किया तो टांगे तोड़ दूंगा। इसीलिए बच्चे भी अब अपने पिता से कटने लगे थे। पर आज तो सविता जी ने सोच लिया था कि वो हम महेश जी को ये बात समझा कर ही रहेगी कि जब बाप का जूता बेटे के पैरों में आने लगे तो उसके साथ दोस्त जैसे व्यवहार करना चाहिए। नहीं तो कल को औलाद ने पलट कर जवाब दिया तो क्या इज्जत रहेगी। औलाद भी हाथ से जाएगी और पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अपने विचारों में मगन सविता जी ऐसी डूबी कि उन्हें पता ही न चला कि कब उसके पति महेश जी घर आए गए। घर अंधेरे में डूबा हुआ था। महेश जी ने आकर बत्ती जलाई और उसके साथ ही उनकी जुबान भी चलने लगी। किसके बाप के मारे मरने का मातम मनाया जा रहा है। घर में जो अंधेरे होने पर भी बत्ती नहीं जलाई गई। और पूनम कहाँ है। पूनम तू ही ये काम कर दिया कर, क्योंकि इन गधों को तो कुछ होश भी नहीं रहता और इनसे मुझे कोई उम्मीद भी नहीं। महेश जी ने फिर तिरछी नज़रों से सविता जी को देखा और कहा, और तुम्हें किसी काम का होश भी है या नहीं। चाय पानी पिलाओगी या नहीं। पूनम, तू ही पानी ले आ। उधर पूनम माँ की आग में छिपी थी। उसका दिल आज होने वाले झगड़े के डर से कांप रहा था। फिर भी उसने पिता को पानी ला कर दिया। पानी पीने के बाद महेश जी ने पूनम से कहा, और इस रानी साहिबा को क्या हुआ, इस तरह मुंह फुलाए क्यों बैठी है। तो पूनम के मुंह से बोल नहीं फूट तो उसने हाथ हिला दिया कि मुझे नहीं पता। तभी महेश जी ने पूछा, और ये दोनों नवाबवादे कहाँ है। तो पूनम ने धीरे से कहा, पापा, मनीष भैया का आज क्रिकेट मैच था
वो अभी नहीं आए हैं। और सुमित भैया किसी दोस्त के यहाँ नोट्स लेने गए हैं। बड़ा आया क्रिकेटर खेलने वाला, जैसे कि बल्ला घुमा घुमा कर सचिन तेंदुलकर बन जाएगा। और दूसरा नोट्स का बहाना बनाकर कहीं आवारागर्दी कर रहा होगा। सब जानता हूँ। मैं नालायकों को महेश जी गुस्से में बोलते जा रहे थे। बस महेश जी के इसी अंदाज पर सविता जी की कर रह जाती थी। सविता जी की आत्मा तब और छलनी हो जाती जब बच्चे पिता की इस ज्यादती का दोष भी माँ के सर माथे मंड देते कि माँ, अगर आपने शुरू से पापा को टोका होता या उनका विरोध किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मगर सविता जी बच्चों को कैसे समझाती कि यहाँ तो पति के विरोध में बोलने का मतलब होता है कुलछनी कहलाना। सविता जी तब उस इंसान की पत्नी बनकर आई थी जब पुरुष अपनी पत्नियों को किसी काबिलियत नहीं समझते थे। घर में पत्नी की कोई अहमियत नहीं होती थी, न ही बच्चों के सामने उनकी इज्जत की जाती थी। लेकिन उसने तो जैसे तैसे अपना समय निकाल लिया। पर अब ये नया खून से सब सहने को तैयार नहीं होते। और इन सब बातों का सबसे बड़ा असर बेचारी पूनम पर पड़ रहा था। पूनम अपनी माँ की हमदर्दी थी तो अपने पिता से भी उसे बहुत प्यार था। लेकिन जब तब घर में होने वाली लड़ाई उसको मानसिक रूप से बीमार करने लगी थी। हर समय उसे से डर अब बना रहता है कि कहीं पिताजी अचानक से घर में आ गए तो मनीष भैया को बहुत डांटेंगे, क्योंकि मनीष हमेशा तेज आवाज़ को टोकता देखता। इसी बात से महेश